हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 जो अपना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहे उसके बारे में हम देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसीडर एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा वो एक हार्ट ब्रेकिंग और अनफॉरगेटेबल इवेंट रहा जिसने काफी दुखद किया लोगों को और ये कभी ना भूले जाने वाला एक इवेंट बना। मैनी फैक्टर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कई ऐसे फैक्टर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन ऑन 1 August 1914. Germany had defeated France in the Sudden War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1971, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lorraine and Alaska, to Germany. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ? 1 अगस्त 1914 को स्टार्ट किया हुआ था। तो उससे पहले 1871 में एक फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई थी, जिसमें फ्रांस को इस ट्रीटी में, इस संधि में फ्रांस को जो वॉर हुआ उसका पूरा हर्जाना देना पड़ा था और अपने कुछ प्रांत भी, प्रोविंस भी जर्मनी को देने पड़े थे। तो वो एक वॉर हुआ था जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जो सडन वॉर था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी, जिस वजह से ऐसी संधि की गई थी कि फ्रांस को अब अपने 2 प्रोविंस देने पड़ेंगे जर्मनी को, और जो वॉर में जितना भी खर्चा हुआ वो भी फ्रांस को ही पे करना पड़ेगा। तो फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलेशन। तो फ्रांस जो है अपना ये अपमान, जो उसका अपमान हुआ था, उससे वो उभर नहीं पा रहा था। Thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. The end of war sowed the seed of a future war. तो जो ये ट्रीटी थी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, ये भी एक कारण बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। और ये जो वॉर था ये तो ओवर हो चुका था, बट इस युद्ध ने मतलब एक बीज बो दी थी आगे के फ्यूचर के वॉर के लिए। तो फर्स्ट हम फैक्टर देखेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहा वो देखेंगे कि इकोनॉमिकली मतलब क्या रहा कि जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th century. It exploited its colonies economically and become rich. तो हमने देखा है कि इंग्लैंड जो है काफी पावरफुल नेशन हो रहा था और उसने एशिया और अफ्रीका में अपना दबदबा बना लिया था। एशिया और अफ्रीका के काफी प्रांतों को अपने कब्जे में कर लिया था, वहां पर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर दी थी। तो जिस वजह से जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी एक्सप्लॉइट हो रही थी इकोनॉमिकली, वो एक्सप्लॉइट हो रही थी इंग्लैंड के हाथों, और इंग्लैंड क्या हो रहा था, वो रिच होता जा रहा था। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट colonization, यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कोलोनाइजेशन हो रहा था, इस वजह से यूरोप को क्या चाहिए था, ह्यूज अमाउंट में रॉ मटेरियल चाहिए था। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, जर्मनी हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। तो पहले तो क्या था कि जो एशिया अफ्रीका में था इंग्लैंड और फ्रांस का दबदबा था, बट 19th century में लास्ट में क्वार्टर जो जर्मनी ने भी एशियन और अफ्रीकन मार्केट में अपना दबदबा बना लिया, उसने भी एंटर किया। तो ये कंपटीशन सा हो गया फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी के बीच में। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका के मार्केट में सस्ते भाव पर सामान बेचना शुरू कर दिया इनके कंपेयर में, इंग्लैंड और फ्रांस के कंपेयर में। द एफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर thus broken up by Germany.
तो एशियन अफ्रीकन जो मार्केट है जहां पर फ्रांस और इंग्लैंड का दबदबा था, वहां पर क्या होने लगा, वहां पर जर्मनी ने अपना पैर जमा लिए थे, तो वहां पर उनको दबाया जाने लगा, इंग्लैंड और फ्रांस के मार्केट को। कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज an intense economic competition between Germany and England। तो इस तरीके से तीव्र गति से जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा। फिर हुआ नेक्स्ट फैक्टर मिलिट्रिज्म। अब मिलिट्रिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहा। मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट द यूरोपियन नेशन गॉट इनटू फॉर एक्सपेंशन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एटसेट्रा। तो मिलिट्री फोर्स जो था वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना, और ये इसने एक कंपटीशन भी इन सब के बीच में, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, इनके बीच में कंपटीशन पैदा किया कि अगर खुद को एक्सपेंड करना है, खुद के रूल को, खुद के पावर को एक्सपेंड करना है, तो एक स्ट्रांग मिलिट्री का होना जरूरी है। etc. had begun expanding their military power. While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. तो ये जो कंट्रीज थी जो अभी इनसे पीछे थी, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया से, तो वहां पर क्या कर दिया गया कि कंपलसरी कर दिया गया कि मिलिट्री ट्रेनिंग होना कंपलसरी है। जैसे कि जापान, इटली, जर्मनी में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दिया गया। तो प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स was increased under the pretext of self defense। तो वेपन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, और इसका क्या रीजन बताया गया कि हम अपने खुद के बचाव के लिए वेपन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, ये बहाना करते हुए इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। Thus militarism got an impetus and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war। तो ये जो इकोनॉमिक कंपटीशन था, मिलिट्री कंपटीशन था, इसने एक प्रेरणा दे दी लोगों को। लोगों में ऐसा भाव नहीं हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो मिलिट्रिज्म हो रहा था तो लोगों में एक डर सा होने लगा कि लोग अपनी मिलिट्री बढ़ा रहे, इट मीन्स कि कोई अटैक हो सकता है। तो ये एक कारण बना वॉर का। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।